चलिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा टॉपिक होगा वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर्स ऑफ ऑपरेटिंग रूम। सबसे पहले फ्लोर्स को डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्लोरिंग यूज टुडे, सीमलेस। जो आजकल सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हो रहा है ऑपरेशन थिएटर्स में, तो जो सबसे अच्छी फ्लोरिंग के लिए जो टेक्निक है वो है पीवीसी क्लोराइड की, जो है ना इसको पीवीसी की शीट्स जो है ना इसको यूज करें। एक वो शीट्स हैं जो आप हम लोग पैनलिंग के लिए घरों कमरों में या फ्लोर्स के लिए यूज करते हैं, वो वाली नहीं, ये पीवीसी स्पेशलाइज्ड किस्म की शीट्स होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हुई। ये शीट्स को हम लोग जो है ना, ये सीमलेस, मतलब कि इनमें कोई दरार नहीं होती, कोई किसी जगह पे जाने के जो है ना वो इन्फेक्शन जाने के चांस नहीं होते। That is continued up to the sides of wall for 5 to 6 inches and welded into place। तो 5 से 6 इंचेस दीवार के ऊपर भी ये चढ़ी होंगी। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की फ्लोरिंग जो है ना वो बेस्ट है। फायदा क्या है वो अभी हम देख लिया कि सीमलेस है, इसमें कोई दरार नहीं होती। These materials should not degrade or strain with age and cleaning। इस तरह की शीट तैयार करनी चाहिए, एक अच्छा मटेरियल यूज करके। दो नंबर हर जगह होती है, जिसको वक्त के साथ साथ जो है ना वो धब्बे ना पड़े, और क्लीनिंग से जो हम करते हैं उसकी, उससे ये खराब ना हो जाए। A variety of hard plastic seamless material are used for minor procedure room floors। हार्ड प्लास्टिक को भी यूज करते हैं सीमलेस मटेरियल को जो माइनर प्रोसीजर रूम है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि हार्ड प्लास्टिक को भी यूज करें, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो हमने पीवीसी को ही समझना है। अगर आपको, आप ऑपरेशन थिएटर के मैनेजर हैं, अगर आपको कहा जाए कि भाई हमने कौन सी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी को ही देनी है। ठीक है, ये चीज समझ लें बस। द सर्फेस ऑफ ऑल फ्लोर शुड नॉट बी पोरस। जितनी भी सरफेस है फ्लोर की उसमें सुराख नहीं होने चाहिए, बट सुटेबली हार्ड होनी चाहिए फॉर क्लीनिंग विद द फ्लडिंग। जब उसके ऊपर पानी डालें, वेट वैक्यूमिंग टेक्निक या वेट वैक्यूमिंग टेक्निक जो हम लोग दो का यूज करते हैं। द फ्लोर शुड बी स्लिप प्रूफ। इसमें स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए व्हेन वी वेट, बिकॉज सर्जिकल हैंड क्लींजिंग causes स्प्लैशेस। क्योंकि जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो अक्सर स्प्लैशेस वगैरह या स्पिल्स वगैरह पानी के उठते रहते हैं। इवन के स्क्रब सिंक एरिया के भी जो स्पिल्स हैं वो भी वहाँ पे आ जाने के चांस हैं। जब हाथ को आप लोग ऑपरेशन थिएटर में आकर ड्राई करते हैं तो चांस है कि वहाँ पे जो है ना वो स्प्लैशेस गिरे। तो हमने फिर भी कोई ऐसा जो है ना फ्लोर का सिस्टम होना चाहिए जो कि स्लिपिंग उसमें ना हो। तो ये सारी खूबियां पीवीसी में मौजूद हैं। फ्लोर इन ओल्डर बिल्डिंग्स में नीड रीइंफोर्समेंट टू सपोर्ट लार्जर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। पीवीसी का ये भी इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि ये बड़ा हार्ड टाइप का मटेरियल होता है। इसमें कह लें कि इसके ऊपर आप इजहार इतने बड़े इक्विपमेंट, आप लोग प्रेसिडेंट में ऑपरेटिंग रूम बेड है, एनेस्थीसिया मशीन है, इवन के सीएम मशीन है, तो इतने हैवी किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो है ना शीट के ऊपर पड़े होंगे। तो पीवीसी इस लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट शीट इस लिहाज से है कि इसकी इतनी ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है कि ये इनकी चीज़ों के मूव कराने की वजह से उसको कोई नुकसान ना हो, टूटे ना। सम ऑफ द वायरिंग में बी रन इन द कंडक्ट्स ऑन द फ्लोरिंग। बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो मोस्टली वायरिंग्स जो है ना, बजाय इसके, अक्सर मैंने देखा है, बल्कि अक्सर क्या ये रूटीन का काम है कि हम लोग गुजर रहे होते हैं किसी पेशेंट की, वो जो है ना वो उसकी जो है ना वो इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट की वायर के साथ पाँव अड़ गया, वो वहाँ झटका खा रहा है। किसी का सक्शन मशीनरी वायर के साथ पाँव अड़ गया। तो आप लोगों को सबसे मैंने अच्छी चीज़ एक जगह देखी थी सबसे हॉस्पिटल हॉल में। वहाँ पे ओटी टेबल के ऊपर जो है ना वो बकायदा प्लास्टिक की मदद से उसके ऊपर उन्होंने वो सारी फ्लोरिंग करके नीचे से पाइप्स निकाल के ओटी टेबल के ऊपर सारे स्विच बने हुए थे, जिसके ऊपर आप लोग उसको सक्शन मशीन का स्विच भी लगा सकते थे और दूसरे स्विच भी लगा सकते थे। पर्सनल फटीग में भी रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फ्लोरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए ना, हम लोग जब पेशेंट थिएटर में काम करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या बैडमिंटन के लिए हॉल देखना चाहते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उसकी जो फ्लोरिंग है अच्छा जो मटेरियल यूज़ हो, ताकि जब आप चलें तो आपको इतनी थकन का एहसास ना हो। जस्ट लाइक दैट, जब आप पेशेंट थिएटर की फ्लोरिंग करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, ताकि हमारी थकन जो है ना वो उस फ्लोर की मदद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, थकन ज़्यादा ना हो जाए। वो कहता है कि विच कैन बी टू हार्ड और टू सॉफ्ट, ना वो इतनी ज़्यादा सख्त हो ना वो इतनी ज़्यादा नरम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा सख्त होगी तो भी फटीक के चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा नरम होगी तभी फटीक के चांस बढ़ सकते हैं। फ्लोर के लिए अच्छा, मैं यहाँ पे जो बातें ये तो वो हो गई जो कि हमारे लिए आइडियल है। मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि मोस्टली जो हम लोग जब इस चीज़ के ऊपर अप्लाई किया तो फ्लोरिंग के लिए हमें ऑपरेशन थिएटर
जब हम जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे उन्होंने हमें पीवीसी प्रोवाइड नहीं करने, कहते हैं हमारे लिए बहुत महंगी है। फिर जो है ना एक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक्स में नहीं लिखा होता, ये भी कुछ बुक्स में लिखा हो। इपॉक्सी पेंट होता है इसका नाम, अगर आप लोगों ने सुना होगा। ये पेंट जो है ना मोस्टली फिर हमारे ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं, मोस्टली इवन के अलाइड हॉस्पिटल के मोस्ट ऑपरेशन थिएटर में यही पेंट यूज़ किया गया, इपॉक्सी पेंट। मोस्टली डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में जितने भी हैं हमारे इर्द गिर्द सब में इपॉक्सी पेंट जो है ना वो यूज़ किया जाता है, फ्लोर्स के वॉल्स के लिए भी, फ्लोर के लिए भी। इपॉक्सी पेंट किसी हद तक अच्छा भी है, ये नहीं मैं कहता अच्छा नहीं है, लेकिन एक तो ये है कि उसमें ऊंच नीच है, सबसे बड़ी बात। ऊंच नीच से क्या होगा कि वो पर्सनल फटीग होने के चांस ज़्यादा है। और मटेरियल जब उसके ऊपर हम लोग वो इंस्ट्रूमेंट्स को, इक्विपमेंट्स को मूव कराते हैं, तो इक्विपमेंट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पे उसके निशानात पड़ जाते हैं इपॉक्सी पेंट के ऊपर। तो मोस्टली जगहों पे ऊपर वो, लेकिन इतना मजबूत होता है कि ये इक्विपमेंट्स बड़े बड़े मूव कराने के बावजूद भी ना, अभी तक जो नतीजा यही निकला कि वो उतरता नहीं है। ये सबसे बेस्ट, अगर आप लोग घरों में भी पेंट कराएं तो इपॉक्सी पेंट करवाएं, तो ये ख़राब नहीं होता। लेकिन निशानात जो है ना वो नज़र आते हैं थोड़े बहुत चीज़ों के मूव कराने की वजह से फ्लोर के ऊपर। उसके बाद आई थी वॉल्स एंड सीलिंग फिनिशेस ऑफ ऑल द सरफेस मटेरियल शुड बी हार्ड, नॉन पोरस, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, स्टेन प्रूफ, सीमलेस एंड नॉन रिफ्लेक्टिव एंड इजी। ये वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं कि जो भी आपने मटेरियल वॉल्स या सीलिंग के लिए यूज करना है उसकी ये खूबी हो, हार्ड हो, नॉन पोरस हो, फायर रेजिस्टेंट हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आग नहीं लगनी चाहिए उसको, वाटर प्रूफ हो, स्टेन प्रूफ हो, सीमलेस हो, उसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए, सीम नहीं होनी चाहिए, नॉन रिफ्लेक्टिव हो एंड इजी टू क्लीन हो। ठीक है। द सीलिंग शुड बी मिनिमम ऑफ 10 फीट हाई एंड हैव सीमलेस कंस्ट्रक्शन। जो सीलिंग जो आप लोग फ्लोर से उसकी हाइट जो है ना वो कहता है 10 फुट ऊंची, यानी कि छत जो है ना हमारे प्रेशर थिएटर की 10 फुट ऊंची इनफ है। अच्छा, इसकी भी बड़ी वगैरह इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि सीलिंग किस तरह की हो। द सीलिंग कलर शुड बी वाइट टू रिफ्लेक्ट एटलीस्ट 90% ऑफ द लाइट एंड इवन डिस्पर्शन। कहता है कि सीलिंग कलर का जो है ना वाइट होनी चाहिए ताकि 90% लाइट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर, डिस्पर्स होकर जो है ना वो बॉडी में, सॉरी प्रेशर थिएटर में जाए। वॉल शुड बी पेस्टल कलर विद पैनलिंग, पेस्टल मैंने पीले रंग का ही होता है, विद पेस्ट पैनलिंग मेड अप ऑफ हार्ड, अब दीवारों की पैनलिंग होनी चाहिए हार्ड विनाइल मटेरियल। यहाँ पर भी वो कह रहा है कि पीवीसी बेस्ट है। ठीक है। तो है जो पैनलिंग हम लोग ऑपरेशन थिएटर की दीवारों की करेंगे वो भी पीवीसी की ही हो तो बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताता जाऊँ कि मोस्टली ऑपरेशन थिएटर्स में, बल्कि हर ऑपरेशन थिएटर में वो इपॉक्सी पेंट ही किया होता है। अब इसका फायदा यह है कि इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। सीम्स शुड बी सील्ड विद अ सिलिकॉन सील नेट, क्योंकि पैनलिंग करते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें सीम्स पैदा हो सके, तो उसको फिर हमने सील नेट, सिलिकॉन की जो यूज़ करते हैं, सिलिकॉन लगा दिया तो सिलिकॉन की मदद से हम उसे सील कर सकते हैं। लैमिनेटेड पॉलिस्टर और स्मूथ पेंटेड पॉलिस्टर प्लास्टर प्रोवाइड्स अ सीमलेस वॉल। तो ये वो बातें हैं जो अक्सर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये बैरी एंड कोहन के अल्फाज हैं कि उसने इपॉक्सी पेंट को यहाँ पे रिजेक्ट किया हुआ, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। कहता है इपॉक्सी पेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लेक और चिप, इसको उतरने के चांस है, इसको टूटने के चांस है। तो इपॉक्सी पेंट को उसने यहाँ पे रिजेक्ट किया। वो तो कहता है लेमिनेटेड पॉलिस्टर यूज़ करो अगर आप पीवीसी यूज़ नहीं कर सकते, या स्मूथ पेंटेड प्लास्टर जो है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना ये यूज़ करो, जो कि सीमलेस वाल आपको देती है। इपॉक्सी पेंट को उसने अगेंस्ट किया है, लेकिन आपके सारे ऑपरेशन थिएटर में इपॉक्सी पेंट ही हुआ। टाइल्स को भी आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसने यह है इसको भी रिजेक्ट कर दिया कि टाइल्स आल्सो कैन क्रैक एंड ब्रेक, टूट सकती है। आपने आप पुराने ऑपरेशन थिएटर्स में अभी भी जाएं तो आप उसके देखेंगे नीचे टाइलें ही लगी हुई हैं, मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में अभी भी टाइल्स लगी हुई हैं। तो टाइल्स नहीं लगनी चाहिए ना फ्लोर में ना दीवारों के ऊपर, क्रैक हो सकती हैं, टूट सकती हैं, और सबसे बड़ी बात वो सीम्स इनके ऊपर होती हैं, दरारें होती हैं। स्टेनलेस स्टील कफ्स एट कोलिजन कॉर्नर्स हेल्प प्रिवेंट डैमेज। यहाँ पे उसने दूसरा फायदा स्टेनलेस स्टील की कफ का बताया, जो उसके एंड्स होते हैं तो वो डैमेज होने से कोलिजन के वक्त जो है ना वो बचाते हैं। सीलिंग शुड बी रीइंफोर्स्ड विद स्टील बीम्स टू सपोर्ट द लोड। अच्छा, ये जो सीलिंग हम लोग आप समझ घरों में सीलिंग होती है ना, इससे ये सीलिंग जो है ना, अब हैवी इतने हैवी इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो छत से मिले हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, लाइक प्रोटेक्टिव जो लाइट्स हैं,
अदरवाइज और भी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि मोस्टली आपकी जो एनेस्थीसिया की पाइपलाइंस हैं, ये पिन इंडेक्स सिस्टम है, वो सारे के सारा वॉल्स माउंटेड होता है। बहुत ज़्यादा और इंस्ट्रूमेंट सीलिंग माउंटेड होते हैं। तो सीलिंग इसलिए इतनी मजबूत कंक्रीट की बनी होनी चाहिए ताकि वो इन हैवी इक्विपमेंट्स को सपोर्ट कर सके। डिमांड्स फॉर सीलिंग माउंटेड इक्विपमेंट आर डाइवर्सिफाइड। वो डिपेंड करता है कि कौन से आप सीलिंग माउंटेड इक्विपमेंट्स हैं। इवन कि अगर आप रोबोटिक्स, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, अगर आप रोबोटिक्स के टॉपिक्स में अगर आप रोबोट्स के वगैरह के सीलिंग की जरूरत हो तो उसके लिए बहुत हार्ड किस्म के सीलिंग मटेरियल जो है ना वो यूज़ होना चाहिए, ताकि वो रोबोट्स के जो है ना वो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सारा कुछ कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है और सीलिंग माउंटेड ज़्यादा डिवाइसेज होते हैं, तो उसको ज़रा सपोर्ट कर सके। उसके बाद हमारा जो ना वो इस मामले में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, व्हाट शुड बी द अबाउट द लाइटिंग इन द ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, एक लाइटिंग वो है जो आप सर्जिकली यूज करते हैं, ये चीज लहदा रखिएगा। एक लाइटिंग वो है जो कि आप कमरे की वैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर की लाइटिंग जो है ना वो आपको रखनी है कि किस तरह की लाइट जो है ना ऑपरेशन थिएटर में ज़ाहिर है आपको यूज करनी चाहिए। तो दोनों लाइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहते हैं जनरल इल्यूमिनेशन इज फर्निश्ड विद स्टैटिक सीलिंग लाइट्स एंड मोबाइल स्पॉटलाइट्स। ठीक है, स्पॉटलाइट्स भी यहाँ पे हो जो कि मूव कराए उसको किसी खास जगह के ऊपर, जैसे आप लोग आपकी जो सर्जिकल लाइट्स हैं, या जो आप लोगों ने जनरल इल्यूमिनेशन करनी है वो स्टैटिक सीलिंग लाइट्स की मदद से हो। मोस्ट रूम लाइट्स आर वाइट फ्लोरिसेंट बट दे मे बी इनकंडेंसेंट। ठीक है, फ्लोरिसेंट होने चाहिए लेकिन वो इनकंडेंसेंट भी होने चाहिए। इनकंडेंसेंट का आपको पता है, उसमें चमक होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए। और इनकंडेंसेंट यहाँ पे वो जो है ना ओहम्स लॉ वो कहता है कि इनकंडेंसेंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े वैसे वैसे इसका करंट जाना होगा। तो ये वाला काम इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ रहा है और करंट बढ़ने से जो है ना वो हीटिंग जो है ना उनकी नहीं होनी चाहिए। ये आजकल जो हमारी एलईडी लाइट्स आई है ना, इनका यही तो एडवांटेज है। पुराने जो जमाने के बल्ब थे ना, इनकंडेंसर बेसिकली वो नहीं होते थे। उनको जब अगर आप लगा के हाथ लगाए ना तो बहुत गर्म हो जाते थे। अभी भी जो हमारे पुराने जमाने के एनर्जी सेवर जो है वो भी यही है। तो आजकल एलईडी बल्ब आए हैं, ये इनमें खूबियां हैं। तो इसलिए मैं ये जितने भी एलईडी है वो इनकंडेंसेंट में आ जाते हैं। इनकंडेंसेंट जो है ना वो लाइट्स जो है ना वो ज्यादा बेटर है जनरल इल्यूमिनेशन ऑपरेशन थिएटर की। लाइटिंग शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज का जरा ख्याल रखना है कि ऑपरेटिंग रूम में जो आप चारों तरफ जो लाइट्स यूज करें वो चारों तरफ हो। ये नहीं कि एक तरफ लाइट हो वो एक पर्सन का साया जो है ना वो बनता रहे वहां पे, तो ये अच्छी चीज नहीं है। साया नहीं बनना चाहिए, जिस लाइक दैट एक हर तरफ से, जैसे क्रिकेट मैच के दरमियान होता है या उसमें तो साया बनता है लेकिन इसका साया नहीं बनना चाहिए। तो हर तरफ से वही डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट होनी चाहिए विदाउट हार्श शेडो नहीं होनी चाहिए। एलईडी बल्ब की सबसे इंपॉर्टेंट खूबी यही है कि इनके हार्श शेडोज नहीं बनते। ठीक है, especially in the working area of the field. The anesthesia provider must have sufficient light, at least 200 foot candles, to adequately evaluate the patient's color. Patient color उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखना है कि एनेस्थीसिया वाले के लिए कितनी लाइट होनी चाहिए। 200 फुट कैंडल यहाँ पे इसकी यूनिट है। ठीक है, 200 फुट कैंडल्स होनी चाहिए। Intraoperatively, the lighting should not cause the organs to appear discolored. अगर आप ऐसी लाइट यूज करेंगे तो पेशेंट के कलर को डिस्कलराइज कर दे तो वो भी अच्छी चीज नहीं है। For minimized eye fatigue, the ratio of intensity of general room lighting to that at the surgical site should not exceed 1:5, preferably 1:3। तो ये एक जनरलाइज्ड वो कहता है आई फटीक जो है ना हमारी पेशेंट थिएटर की। हाँ जी बच्चे, आपने हैंड रेज किया है। तो मैं बता रहा था सर्जिकल साइट की और रूम लाइटिंग की जो रेशियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो कहता है कि 1:5, यानी कि रूम लाइटिंग अगर 1 है तो सर्जिकल साइट की जो इंटेंसिटी है वो 5 उससे 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। प्रेफरेबली ये है कि आप 1 से 1:3 हो, यानी कि 3 गुना जो है ना वो सर्जिकल साइट की इंटेंसिटी और लाइट की, और 1 है उसका हिस्सा जो है ना वो रूम लाइटिंग है। Illumination of the surgical site depends on the quality of light from an overhead spotlight source and the reflection from the drapes and the tissues. वो कहता है जो हम लोग इल्यूमिनेशन कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के लिए, सॉरी सर्जिकल साइट की,
वो लाइट की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि ओवरहेड जो हम लोग ऊपर लाइट यूज़ करते हैं, स्पॉट लाइट, जो पेशेंट की इंट्राऑपरेटिवली उस इंसिजन एरिया को देखने के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि उसकी ऐसा कलर, अगर आप लाइट जो है ना वो ड्रेप्स या टिश्यू से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग पहले यूज़ करते थे ना वो लाइट, वो जो बॉडी के फ्लूइड से, इवन के वाटर से रिफ्लेक्शन उसकी हो रही होती है, तो इंसिजन एरिया जो है ना वो अच्छा नहीं आता, क्लियर उसका विजन नहीं आता। इस लिहाज से लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेप्स जो है वो हमें पता है कि ब्लू, ग्रीन और ऐसे कलर की होनी चाहिए जो कि हमारी आंखों के ऊपर उसकी चमक ना पड़े, और नॉर्मली ब्लू ग्रीन ही होती हैं ड्रेप्स जो ऑपरेशन थिएटर में यूज होती हैं, या ब्लू होती हैं या ग्रीन होती हैं। Some lighting systems have video cameras installed that can be connected to monitors for observation by non-sterile personnel outside the field. अच्छी बात है कि कुछ लाइटिंग सिस्टम में वीडियो कैमराज इंस्टॉल होते हैं, तो वो देखने के लिए कि वो बंदा बाहर से आगे हमारी स्टीराइल फील्ड को जो है ना वो खराब तो नहीं कर रहा, तो वो उसको अंदर इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरहेड लाइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लें कि इस लिहाज से कि अक्सर ये पेपर में आ जाता होता है। तो ये कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस लिहाज से ज़रूरी है कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। सबसे पहले है कि मेक एन इंटेंस लाइट। जो लाइट आप लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओवरहेड, वो एक इंटेंस लाइट होनी चाहिए विद इन अ रेंज ऑफ 2000 टू 12,000 फुट, 12,500 फुट कैंडल। ये इसकी इंटेंसिटी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 2000 फुट कैंडल जो है वो एनेस्थीसिया प्रोवाइडर के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑपरेशन रूम के लिए वो 2500 से लेके 12,500 तक इसकी इंटेंसिटी है। अगर इसकी यूनिट लक्स में जाना है 27,000 टू 1,27,000, इनकी बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो इंटेंसिटी है। इनटू द इंसिजन विदाउट ग्लेयर ऑन द सरफेस, इंसिजन के ऊपर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसको चमक नहीं वहाँ पे पैदा करनी चाहिए। The light may be equipped with an intensity control with minimum of 4 brightness level। आजकल के जो ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी ये ओवरहेड लाइट आई है उसमें 4 ब्राइटनेस लेवल ही मौजूद है, तो आप अपने मतलब के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रिजर्व लाइट शुड बी अवेलेबल, ये तो होनी चाहिए हर ऑपरेशन थिएटर में। अगर आपको एमरजेंसी छत वाली लाइट, सीलिंग लाइट ख़राब हो गया तो उसको आप चेंज कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इंटेंस लाइट। इंटेंसिटी कितनी है वो आपने याद रखना। Provide a light pattern that has a diameter and a focus appropriate for the size of incision। जो लाइट पैटर्न है वो जितना इंसिजन के लिए ज़रूरी है उस हिसाब से उस लाइट के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, उसको प्रोवाइड कर सके। इसलिए वो कहता है कि ऑप्टिकल प्रिज्म सिस्टम हैज़ अ फिक्स डायमीटर एंड फोकस। एक ऑप्टिकल प्रिज्म सिस्टम होना चाहिए उसके अंदर जो कि लाइट को, उसका डायमीटर फिक्स होता है, फोकस होता है। तो most fixtures provide focus depth by refracting light to illuminate both of the body cavity and the general operating field। रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए लाइट में, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन का वो पता है, लाइट का गुजर जाना है, खास एंगल में मुड़ जाना। मोस्टली जो फिक्चर्स है वो कहते हैं, इसलिए प्रिज्म का काम भी यही है, लाइट की रिफ्लेक्शन करता है, नॉट रिफ्लेक्शन। तो मोस्टली फिक्सचर जो भी आप लोग ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं लाइट्स का सिस्टम, वो कहता है इसमें रिफ्लेक्टिंग लाइट है जो है ना, जो बॉडी कैविटी को इल्यूमिनेट करती है एंड द जनरल ऑपरेटिंग फील्ड को, जो भी है। ठीक है, तो प्रोवाइड लाइट पैटर्न में ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इतना डायमीटर उसका अप्रोप्रिएट हो, ताकि जितना के साइज ऑफ इंसिजन के लिए आपको ज़रूरी है। मतलब कहने का ये कि अगर इंसिजन साइज बड़ा है तो आप लाइट पैटर्न की मदद से उस लाइट को बढ़ा सकें, उसके डायमीटर को। अगर इंसिजन साइज छोटा है तो आप उसको कम भी कर सकते। तो ये लाइट पैटर्न आपके जो लाइट्स में होना चाहिए। और आजकल जो है मोस्टली ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स में ये सिस्टम होता है कि आप उसके इंसिजन एरिया को बढ़ा दें, उसके इंसिजन एरिया लाइट को कम कर दें। द फोकल पॉइंट इज वेरी लुमिनेशियस गेट। फोकल पॉइंट क्या होता है वो आप लोगों को फिजिक्स का पता है, मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया भी था। यहाँ पे सारी लाइट्स आके फोकस हो जाती हैं टकराने के बाद लेंस से या मिरर से, उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये इसका फोकल पॉइंट जो है ना वो स्पॉट होना चाहिए जहाँ इल्यूमिनेशन सबसे ज़्यादा चाहिए आपको। शुड नॉट बी क्रिएट डार्क सेंटर एट द सर्जिकल से, ये नहीं कि वहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो। A 10 inch to 12 inch, 25 centimeter to 30 centimeter depth of focus allows the intensity to be relatively equal at both the surface and the depth of the incision। ये कहता है कि फोकस की जो डेप्थ है वो स्किन के अंदर जो है ना वो कितनी हद तक जानी चाहिए,
25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा कि इंटेंसिटी जो होगी इक्वल होगी एट बोथ द सरफेस एंड द डेप्थ ऑफ द इंसिजन, सरफेस के ऊपर और इंसिजन के ऊपर। यानी कि जो लाइट आपको जितनी चाहिए बाहर चाहिए उतनी ही उसके अंदर चाहिए, उतनी ही लाइट आपको मिलेगी। तो ये एक लाइट पैटर्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट्स बहुत ज्यादा सर्जरीज के एक अच्छा बनाने में, प्रॉपर बनाने में लाइट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। टू वाइट ग्लेयर ए सर्कुलर फील्ड ऑफ 20 इंचेस। अब उसका जो डायमीटर है, जो मैं आपको अभी हम लाइट पैटर्न की बात कर रहे थे, 20 इंच 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर होना चाहिए। प्रोवाइड्स अ 2 इंच जोन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब उस 50 सेंटीमीटर के डायमीटर के अंदर भी जो सेंटर वाला 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहां पर इंटेंसिटी लेवल ज्यादा होनी चाहिए विथ 20% इंटेंसिटी, और 20% उसकी जो है ना वो उससे कम जो है ना वो पेरिफेरी में होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हमारी ओटी लाइट्स की, वो है शेडोलेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि मल्टीपल लाइट सोर्सेज एंड रिफ्लेक्टर डिक्रीजेस शैडोज। बहुत ज्यादा अगर आप लाइट सोर्सेज यूज कर रहे हैं या रिफ्लेक्टर्स यूज कर रहे हैं तो शेडोज कम हो जाए। इन सम यूनिट्स द रिलेशनशिप इज फिक्स्ड। बहुत सी जगहों पे एक ही फिक्स होती है, एक जगह पे रहती है। अदर यूनिट्स हैव सेपरेटली मैन्यूवरेबल सोर्सेज टू डायरेक्ट लाइट बीम्स फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब बहुत जगहों के ऊपर वो एक मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स आ रही होती हैं और उसको एक ख़ास एंगल के ऊपर वो कन्वर्ज कर देती हैं। तो ऐसे ऐसे सोर्सेज भी हैं। Some manufacturers have incorporated sensors in the spotlight to detect when the first assistant or surgeon's head is in the beam and threatening to cast a shadow। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एक ऐसा सेंसर उसके अंदर ऐड किया होता है स्पॉटलाइट के अंदर कि अगर उसके रास्ते में असिस्टेंट आ जाए या सर्जन का हेड आ जाए तो वो वार्न करना शुरू कर देती है, अलार्म देना शुरू कर देती है कि भाई शैडो बन गया, ठीक है। तो ये शैडोलेस लाइट का होना बहुत ही जरूरी है। फोर्थ पॉइंट ये है प्रोड्यूस द ब्लू वाइट कलर। जो लाइट की कलर है वो ब्लू वाइट होना चाहिए, जैसे कि हमारे दिन का हमारी रोशनी कलर भी ऑलमोस्ट यही होता है। Color quality of normal or diseased tissue is maintained within the spectral energy range of 3500 Kelvin to 6700 Kelvin। ये कलर क्वालिटी है एक डिजीज टिश्यू की, ठीक है। मोस्ट सर्जन प्रेफर अ कलर टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5000। ये कलर टेम्परेचर का सिस्टम है, 5000 केल्विन होना चाहिए, विच अप्रोक्सीमेट्स द वाइट लाइट ऑफ अ क्लाउडलेस स्काई एट। ये बहुत उसने पॉइंट है कि ये जो 5000 केल्विन वही कलर है या वही इंटेंसिटी है या वही कलर टेम्परेचर है जो कि एक वो आसमान, नीले आसमान जिसे हम लोग कह लें कि दोपहर के वक्त फुल जो आपको जोबन पे सूरज होता है उस टाइम क्लाउडलेस स्काई का जो वाइट लाइट का टेम्परेचर है वो 5000 केल्विन होता है। इतना ही टेम्परेचर उस लाइट की इंटेंसिटी का होना चाहिए, ठीक है। बी फ्रीली एडजस्टेबल। लाइट को ये ज़रूरी है कि उसको मूव करा सकें, जहाँ से मर्जी घुमा के फुट एंड पे ले जाएं, साइड एंड पे ले जाएं, उसको एडजस्ट कर सकें। ये नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि जब हम लोग स्टार्ट में ओटी में गए चिन्योट में, तो वहाँ पे एक बंदा रखा होता था जो कि लाइट को पकड़ के रखता था, वो इतनी मूवेबल होती थी। तो ये एडजस्टेबल होना लाइट का बहुत ही ज़रूरी है। बास का तो हमको भी पकड़ना पड़ता था एक प्रॉपर एंगल के लिए, भाई एग्जैक्ट लाइट जो है ना वो खास एरिया में जाके उसको हमें फोकस से देख सके। तो ये तो ज़ाहिर है कि एक्स्ट्रा बंदा जो कि स्टीरियल फील्ड को भी ख़राब करेगा, तो ये बहुत कह लें कि गलत बात है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट को कौन सा बंदा जो है ना वो थोड़ा बहुत अगर सर्जन को जरूरत पड़ गई है मूव कराए, तो मैंने मोस्टली देखा है कि वो जो बाहर का जो ओटीए होता है वो सर्जन से कह रहा होता है जो इसको मूव करा के इधर फिक्स कर दे, इसको मूव करा के इधर फिक्स कर दे, जो कि इंतहाई रफ और बैड एटीट्यूड है। सर्जन को एटलीस्ट इसका पता होना चाहिए कि ये काम गलत है। अब क्या होता है जो अच्छी जगहों पे होता है, बल्कि हम लोगों ने कोशिश भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह इसको परफॉर्म करवाने की, कि जो हैंडल होता है ना ओवरहेड लाइट का, उसके उसका हैंडल जो है वो डिस्पोजेबल होता है, या कह लें कि स्टीराइलेबल होता है, उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि उसके हैंडल को हर दफ़ा हम लोग स्टीराइल करते थे, हर सर्जरी से पहले उसके 5-6 हैंडल हमारे पास अवेलेबल थे, और उसको हम लोग ओटी इंस्ट्रूमेंट्स टेबल के ऊपर रख देते थे। फिर सर्जन उसको पकड़ के उसके वो हैंडल के ऊपर चढ़ा देता था। अब यह है कि जब सर्जन जब भी उस ओवरहेड लाइट को पकड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, या जो स्क्रब पर्सन है या नर्स है जो कि स्क्रब अप्ड है,
और जब भी उसको पकड़ेगी तो वो स्टीराइल ही होगी चीज़, तो उसको पकड़ के वो ओटी लाइट्स को मूव करा सकती है। उसके ऊपर उसका कवर होता था हैंडल का। तो ये चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी ऑपरेशन थिएटर में इसके ऊपर काम नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें आपको अंदर अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता तो होगा जो चीज़ गलत है, कोशिश करें इसको सेट कराने की, हमने काफ़ी हद तक सेट भी कराया था। तो फ्रीली एडजस्टेबल ऑटो एनी पोजीशन एंड एंगल विद ईदर अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मोशन। मोस्ट ओवरहेड ऑपरेटिंग लाइट्स आर सीलिंग माउंटेड ऑन मोबाइल फिक्सचर्स। मोस्टली सीलिंग माउंटेड होती हैं, छत के ऊपर ही होती हैं। कुछ लोगों ने वैसे भी रखी होती हैं साथ लेके जाने वाली, पुराने ज़माने में अभी भी यूज़ वही होती थी। Some have dual lights or dual tracks with sources on each track. दो लाइट्स भी होती हैं। अच्छा, हमारे पास जो लाइट्स में उसमें 3 ट्रैक्स थे, जो तो तीनों तरह की लाइट, तीनों जो है ना, उसमें एक को भी एडजस्ट किया जा सकता है, तीनों लाइट्स को एक खास पॉइंट के ऊपर फोकस भी किया जा सकता है। ऐसी लाइट्स होनी चाहिए जो कि टिश्यूज के ऊपर जो है ना इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना करें। ये ना हो कि लाइट की वजह से इतनी इंजरी, टिश्यू वैसे ही एक्सपोज होता है, वैसे ही उस बेचारे के ऊपर इतना कुछ काम हो रहा होता है, उसके ऊपर सीजन हो रहा है, कट लग रहा है, ऊपर से अब लाइट भी इतनी हीट उसकी पैदा करते हैं कि वो इंजरी कर सकते हैं। तो ये भी, जिसकी वजह से ड्राई होने के चांस जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। मोस्ट ओवरहेड लाइट्स डिसिपेट हीट इनटू द रूम वेयर इट इज कूल्ड बाय एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। Halogen bulbs जो है वो generate more light and heat than do other types but do not last as long. Halogen bulbs है उसके यहाँ पे उसने साइड इफेक्ट बताया कि ज्यादा हीट पैदा करते हैं, लेकिन उसकी खूबी ये भी उसने बता दिया कि ज्यादा अरसे तक वहाँ हीट पैदा, खत्म भी उसकी जल्दी असर हो जाता है। तो एवरेज जो हेलोजन बल्ब लास्ट आउट 1000। अच्छा, ये उसकी उसने बताई हुई है कि इसकी जो ज्यादा अरसे का कितने अरसे तक के लिए चल सकते हैं हेलोजन के बल्ब। तो ये तकरीबन 1000 घंटे के लिए, यानी कि इसको दिनों में डिवाइड कर लें कितने दिन ये चल सकते हैं, उसको अगर 24 पे डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट 16 17 या 18 20 दिन बनते हैं। लाइट बल्ब शुड हैव अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। हेलोजन बल्ब इसलिए उसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। तो जो वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि एलईडी आजकल जो है ना लाइट्स जो है ना वो सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। आपको पता है कि गैलियम जो है ना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की मदद से इनको तैयार किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर से तैयार की जाती है। इनकी लाइफ जो है ना वो हेलोजन बल्ब से ज्यादा है और हीट भी पैदा नहीं करती। एलईडी तो हीट पैदा करती नहीं है ना। आप ये 2-3 घंटे भी आप कमरे में लगाए रखेंगे, उसके बाद में पकड़ लेंगे ना तो उसने हीट नहीं पैदा की होगी। उसके बाद सातवां पॉइंट ये है कि हमारी जो टी है लाइट है उनको आप आसानी से साफ कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें। ट्रैक्स जो उनके अंदर होते हैं उसको आप डस्ट से साफ कर होना चाहिए। सस्पेंशन माउंट ट्रैक्स और सेंट्रली माउंटेड फिक्सचर मस्ट हैव स्मूथ सरफेस, इनकी सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, इनको आसानी के साथ आप उसको सफाई कर सकें। चलें, जो कुछ अब 3-4 स्लाइड्स रह गई हैं इसको और साथ अगले लेक्चर को हम लोग कल मिक्स कर लेंगे, काम लंबा हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो 5 मिनट है, 2 मिनट है बल्कि आपके पास, आप लोग जो है ना